हेलो गाइस, मैं हूँ शिल्पा और एजुकेशन मार्ट से आपके लिए लेके आई हूँ एक्सेल का बहुत अमेजिंग कोर्स। इस वीडियो में आज मैं एक नहीं बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको कराने वाली हूँ। बेसिक, एडवांस, मिक्स फॉर्मूलेज रहेंगे गाइस। और आपसे सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे लाइक कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलने वाला है, बिकॉज मैंने इस वीडियो में पूरा गाइस बेसिक से एडवांस के जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इसमें शेयर किए हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब सबसे पहला आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक छोटा सा डेटा है जिसमें आपको रिपोर्ट बनानी है। तो चलिए देखिए इसमें क्या रिपोर्ट बनानी है। हमें बनानी है लाइक एक प्रोडक्ट है, उसके आईडी है और स्टॉक है। तो मुझे क्या करना है, ये रिपोर्ट में स्टॉक की टोटल वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है गाइस, बेसिक फंक्शन यूज करने हैं लाइक इक्वल्स टू सम। कभी भी हम एक्सेल का फंक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको याद रखना है सबसे पहले इक्वल टू का साइन आता है। इक्वल टू के बाद आपको उस फॉर्मूले का नेम लिखना पड़ता है। लाइक मेरे को यूज करना है यहाँ पे सम, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ सम। अब आप फॉर्मूला देख सकते हैं, नीचे आपको उसने लिस्ट शो कर दी कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो देखिए मुझे यूज करना है सम। तो यहाँ मैं टैब बटन से भी, आपके कीबोर्ड में लैपटॉप में टैब बटन होगा, टैब से भी आप इस फॉर्मूले को चूज कर सकते हैं, या फिर आप खुद ब्रैकेट ओपन करके भी इस फॉर्मूले को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं टैब बटन यूज कर रही हूँ इस तरीके से। अब नीचे देखिए वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको क्या यूज करना है। लाइक मुझे सम लगाना है तो सम हमेशा नंबर्स का ही रहेगा, तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ये वाले नंबर्स की। मुझे स्टॉक का सम चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ और यहाँ जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा आंसर आ गया है लाइक दिस। सी यहाँ मैंने क्या यूज किया था, E5 to E11 कि मुझे इस रेंज का टोटल चाहिए। तो अब अगर मैं नेक्स्ट फंक्शन की बात करूं, मुझे निकालना है सबसे मैक्सिमम वैल्यू स्टॉक की। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे लगाना होता है इक्वल टू मैक्स फंक्शन। मैक्स के बाद अगेन नंबर 1 नंबर 2 पूछ रहा है, मींस हमेशा ध्यान रखिएगा सम मैक्स मिनिमम जो मैं आप ही फॉर्मूले करा रही हूँ इसमें आपको न्यूमेरिकल कॉलम ही चूज करना है। अब अगेन मैंने स्टॉक ही चूज किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे मैक्स का रिजल्ट आ गया। देन इसी तरीके से मिन MIN यूज कीजिए, ब्रैकेट एंड अगेन मैंने स्टॉक चूज किया, पूरा स्टॉक वैल्यू ले लिया और ब्रैकेट को क्लोज किया एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं सबसे लोएस्ट वैल्यू आ गया। एंड लास्ट इज एवरेज। अगर मुझे यहाँ एवरेज लगाना है तो आप देख सकते हैं ये सेकंड वन लगाना है, तो मैं सेकंड वन चूज करके टैब प्रेस कर रही हूँ। और जैसे ही अब मैं इसमें भी मुझे स्टॉक की ही एवरेज चाहिए, स्टॉक को चूज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो मेरा ये आंसर आ गया है। गाइस होप आपको इतना पार्ट समझ आया होगा। तो ये था आपका सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज। ये थे कुछ बेसिक फॉर्मूले। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ जंप करते हैं अब हम। अब देखिए मैं आपको सेम चीज बताऊंगी बट थोड़े से डिफरेंट तरीके से और एक फंक्शन के यूज से। एक्सेल का एक फीचर होता है जिसका नाम है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर मींस ग्रुप ऑफ सेल्स को नाम देना। किसी भी ग्रुप ऑफ सेल्स को नाम देने का मतलब है कि आपने अगर किसी जगह उस नाम का यूज किया है तो जहां भी आप उस नाम को लिखेंगे तो वो सारे के सारे सेल्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स कि अगर मैंने A1 से लेकर A5 को एक नाम दे दिया, लेट्स से ग्रुप 1, तो जहां भी मैं ग्रुप 1 यूज करूंगी फॉर्मूले में तो ये ऑटोमेटिकली चूज हो जाएंगे। तो चलिए अब देखिए मैं फटाफट ये रिपोर्ट कैसे बनाती हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेम मैनेजर नेम देने के लिए। लेट्स से मुझे स्टॉक को एक नाम देना है इन सेल्स को। तो अगर मुझे, अब देखिए सम में तो मुझे सिर्फ यही सेल यूज करने हैं ना, राइट? लेकिन नाम देने के लिए मुझे ऊपर से पूरे हेडिंग कॉलम से ही कॉलम को सेलेक्ट करना है और अपनी स्क्रीन पे क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट F3। अगेन बोलूंगी, शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट F3। कंट्रोल शिफ्ट F3 दबाते ही आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि पॉपअप विंडो आ गई। वो मुझसे पूछ रहा है आपको जो इस रेंज को नाम देना है
वो टॉप रो के बेस पे देना है, तो आपको ये टॉप रो ही क्लिक रखना है। इट मीन्स मुझे क्या नाम देना है, स्टॉक, राइट, मुझे स्टॉक देना है ना इसका नाम। तो वो क्या करेगा, स्टॉक से फर्स्ट सेल से जो नीचे वाले सेल्स हैं उन्हें नाम दे देगा। इट मीन्स वो नाम किन सेल्स को देगा, E6 to E12, और नाम क्या दे देगा, E5 सेल नंबर का। तो ओके करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए सम का फंक्शन यूज करती हूँ, इक्वल टू सम ब्रैकेट, तो यहाँ मुझे किस रेंज का टोटल करना है, E6 to E12 का। तो यहाँ मैं चूज नहीं करूंगी, मैं नाम लिख दूंगी। आप देख सकते हैं नीचे मेरा नेम आ चुका है, इसे मैंने टैब से चूज किया, तो देखिए उसने क्या सेलेक्ट किए सेल्स मेरे, E6 to E12, और जैसे मैं एंटर करूंगी मेरा आंसर आ जाएगा। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे स्टॉक नाम नहीं देना, कुछ और नाम देना है। तो कुछ और नाम देने के लिए गाइस अब आपको फर्स्ट कॉलम से सेलेक्ट नहीं करना होता है, आपको फिर सिर्फ उतनी ही रेंज चूज करनी है जिसे आपको नाम देना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको कंट्रोल शिफ्ट F3 नहीं प्रेस करना है, आपको क्या करना है, कंट्रोल F3 प्रेस, कंट्रोल F3, या फिर फॉर्मूला टैब में चले जाइए। आपको डिफाइन नेम्स का पूरा एक सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें देखिए यहाँ पे नेम मैनेजर है, डिफाइन नेम्स है, और जो अभी हमने कंट्रोल शिफ्ट F3 से यूज किया था, पढ़ सकते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, वो भी यहाँ अवेलेबल है। तो अभी जो मैंने पहले बताया वो तो यही था, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब जो बता रही हूँ मैं आपको, न्यू नेम बता रही हूँ, तो न्यू नेम के लिए आप नेम मैनेजर पे क्लिक कीजिए, सेम विंडो खुलेगी, या फिर आप कंट्रोल F3 प्रेस कीजिए तो भी सेम विंडो खुलेगी। अब यहाँ पे हम इसको क्या देंगे, न्यू नेम, न्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ लेट से मैंने दे दिया इसे नाम स्टॉक _1। आपको यहाँ स्पेस का यूज नहीं करना है, नाम अगर स्पेस यूज करना है तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, एंटर। एंड अब आप देखिए मैं ये सेम फंक्शन मैक्स से लगा रही हूँ, और अब की बार नाम जो मैं दे रही हूँ वो दूसरे वाला जो मैंने दिया था वो यूज कर रही हूँ, तो भी वो सेम सेल्स को सेलेक्ट करेगा। तो ये दो तरीके से आप नाम दे सकते हो, कंट्रोल F3 कोई न्यू नाम देने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट F3 अपने हेडिंग कॉलम को नाम देने के लिए, और जैसे ही मैं एंटर करूंगी मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूले को उठा के सिर्फ हमें यहाँ पे देखिए मैं ड्रैग कर देती हूँ, डॉट के साइन पे कर्सर रखा, प्लस का साइन आ गया, इसे नीचे पकड़ के मैंने इस तरह से खींच दिया, तो आप देख सकते होंगे सब में वो फॉर्मूले का आंसर मेरा मैक्स का ही आ चुका है, क्योंकि अभी उसने क्या किया है, मेरे मैक्स का ही फॉर्मूला ड्रैग कर दिया है, और रेंज उसने क्या रखी, स्टॉक 1 वाली। तो अब बस मेरे को यहाँ पे क्या करना है गाइस, मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले चेंज करती जा रही हूँ। सेल के अंदर आना है आपने, F2 से एडिट मोड पे आके फॉर्मूला नेम चेंज कर देना है, एंड एंटर। इसी तरह से फिर F2, एंड मैं इधर आ जाती हूँ, और अब लगा रही हूँ काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन होता है गिनने के लिए, तो यहाँ मैंने गिना 10, 7। तो ये थी मेरी एक छोटी सी रिपोर्ट नेम के थ्रू, इट मीन्स नेम मैनेजर के थ्रू। तो नाम देना आपके लिए बहुत इजी काम है, और नाम से फॉर्मूले लगाना तो और भी इजी काम है। तो होप आपको इतना पार्ट समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अगेन देखिए मैं आपको सम का ही फंक्शन बता रही हूँ, बट अब सम का थोड़ा सा लॉजिकल फंक्शन बता रही हूँ। तो लॉजिकल फंक्शन क्या बता रही हूँ, अभी तक आप स्टॉक का टोटल निकाल रहे थे और आपने ध्यान ही नहीं दिया कौन सा प्रोडक्ट है, वो तो टोटल वैल्यू दे दी थी उसने मुझे। तो चलिए टोटल वैल्यू करने का एक और तरीका आपको बता देती हूँ। यहाँ हम टोटल वैल्यू फॉर्मूले से नहीं कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे टोटल स्टॉक वैल्यू चाहिए। तो अब मैं आपको शेयर करूंगी एक शॉर्टकट की, दैट इज ऑल्ट इक्वल टू। अगर मैंने ऑल्ट इक्वल टू प्रेस किया, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, मेरा सम का फॉर्मूला इंसर्ट कर देगा, और एंटर किया तो देखिए यहाँ पे मेरा आंसर आ गया क्विकली। तो अब चलिए ये तो मैंने आपसे शेयर कर लिया, ऑल्ट इक्वल टू सम के लिए होता है। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है क्या, कि अगर मुझे बोला जाए मेरे प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं जिसमें मुझे बोला गया है सिर्फ SD कार्ड का ही मुझे टोटल चाहिए, और कभी आपसे बोला जाए लैपटॉप्स का टोटल दो, किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, किसी एक पर्टिकुलर चीज का ही टोटलिंग चाहिए, तो अब सम का फंक्शन वहां काम नहीं करेगा। तो आप क्या यूज करेंगे वहां पे, फंक्शन सम इफ। सम इफ फंक्शन होता है किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया का ही टोटल निकालना। तो देखिए चलिए कैसे करते हैं हम सम इफ। तो यहां हम करते हैं इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट। सम इफ में वो सबसे पहले गाइस आपसे पूछता है रेंज। रेंज का मतलब है
आपको क्या चीज में से चाहिए। इट मीन्स आपकी जो कंडीशन है, मेरी कंडीशन क्या है, मुझे किसका टोटल करना है, SD कार्ड्स का। तो वो SD कार्ड्स आपको इस डेटा में से कहाँ मिलेंगे, मुझे कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियसली प्रोडक्ट वाले कॉलम में से ही मिलेंगे मुझे। तो मैंने यहाँ चूज की D5 to D11 रेंज, राइट। मुझे प्रोडक्ट के कॉलम में से मिलेंगे, तो यहाँ मैंने क्या चूज कर लिया, ये वाला रेंज। अब सेकंड पे वो मुझसे पूछ रहा है गाइस क्राइटेरिया। इट मीन्स कि आपका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया मीन्स होती है गाइस कंडीशन, कि आपकी कंडीशन क्या है। मेरी कंडीशन क्या है, SD कार्ड। तो यहाँ मैं चूज कर रही हूँ SD कार्ड, कॉमा मैंने SD कार्ड को एक कॉलम में लिख लिया है। गाइस अगर आपको यहाँ पे चूज ना करना हो सेल, तो आप SD कार्ड इस तरह से लिख भी सकते हैं, बट यहाँ ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक, करेक्टर लेंथ कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे वहाँ आपकी रेंज में लिखा हुआ है वो उसी तरीके से आपने यहाँ लिखना है। तो हम ज्यादातर, मैं यहाँ लिखती नहीं हूँ, मैं जनरली यहाँ इस तरह से चूज कर लेती हूँ, कॉमा। देन वो आपसे लास्ट पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज मतलब आपको किस रेंज का टोटल करना है। तो देखिए मुझे किस रेंज का टोटल करना है, अगेन स्टॉक का। तो यहाँ में स्टॉक चूज करने की बजाय हमने तो यहाँ नाम दिया हुआ है ना। तो देखिए अब ये कमाल का यूज, नाम मैंने वहां दिया पर यूज इसका मैं यहाँ भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट शीट पे भी सेम यूज कर सकते हैं। तो देखिए मेरे लिए कितना इजी है, स्टॉक यूज किया, ब्रैकेट क्लोज। बट मैं बताना चाहूंगी स्टॉक जो वहां वाला था दूसरी शीट का, वो ही चूज करेगा, इस शीट का चूज नहीं करेगा। तो अगर इसी शीट का अगर आपने लेना है तो फिर आपको ये इस तरीके से, हाँ अगर दोनों लोकेशन पे डेटा सेम है तो आप नेम सेम यूज कर सकते हो। तो ब्रैकेट, तो आप देख सकते हैं मेरा आंसर आ चुका है SD कार्ड का। चलिए इसी तरीके से मुझे इसको गिनना भी है कि SD कार्ड मेरे डेटा में कितने हैं। तो यहाँ मैं यूज करूंगी काउंट इफ। काउंट इफ होता है गिनना, लेकिन अगर किसे लॉजिक लग गया कि किसे गिनना है, मुझे काउंट करना है पर किसे करना है, तो अगेन देखिए नीचे यहाँ पे वो सिंटेक्स में मुझसे पूछ रहा है रेंज एंड क्राइटेरिया। तो सिंटेक्स में रेंज, रेंज मतलब किस में से मिलेगी आपकी क्राइटेरिया, आपको प्रोडक्ट में से D5 to D11, कॉमा, और क्राइटेरिया क्या है गाइस आपका SD कार्ड। तो मैंने SD कार्ड को चूज किया, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे सम रेंज और एवरेज रेंज का यूज नहीं होता है, ये दो ही चीजें आपसे पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर दिया उसने, 2। तो अब अगर मैं यहाँ पे, मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है गाइस, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अगर मैं इसको यूज करती हूँ लैपटॉप्स, तो आप देख सकते हैं उसने आंसर मेरा अपडेट कर दिया है। मैं यहाँ पे अगर इसका यूज करती हूँ UPS, तो देखिए UPS का उसने आंसर अपडेट कर दिया। तो देखिए कितना इजी हो गया मेरे लिए रिपोर्ट बनाना। और एक मैं आपको बताना चाहूंगी UPS यहाँ किस तरीके से आया और यहाँ किस तरीके से नाम चेंज हो रहा है, ये सब जानने के लिए आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यू रखिए। तो ये सब आपको मेरी फर्दर वीडियोस में सब मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही कमाल का फंक्शन है, इसे हम कहते हैं इफ फंक्शन। चलिए देखिए इफ फंक्शन क्या करता है। इफ फंक्शन बहुत यूजफुल फंक्शन है, इसे हम कहते हैं लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन हमारे इफ से ही स्टार्ट होते हैं। इफ की अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इफ का मतलब होता है अगर, कि अगर ये कंडीशन हो तो ऐसा आंसर हो जाए। मीन्स कि अगर मेरा प्रोडक्ट लैपटॉप है तो मेरा डिस्काउंट 10% हो, अगर मेरा प्रोडक्ट SD कार्ड है तो मेरा डिस्काउंट 20% हो। तो इस तरीके से अगर मैं कुछ लॉजिक्स दूं तो आंसर निकालना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ छोटी सी कंडीशन है मेरी स्टॉक की। इट मीन्स कि अगर स्टॉक मेरा लेस देन है 20,000 तो मुझे उसको डिस्काउंट गाइस देना है 10%। ग्रेटर देन 20% वालों को मुझे देना है 20%। तो अब ये कैसे सॉल्व किया जाए, अगर मैं मैनुअली सॉल्व करूं तो इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम। देखिए मुझे लिखना पड़ेगा ना यहाँ 10%, देन अगर मेरा स्टॉक यहाँ पे फर्स्ट को हमें देना होगा 10%, सेकंड को हमें देना होगा 20%, और कई बार ये मैनुअल करने में गलती भी दे देगा आपको। तो इसे अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, चलिए इसे अवॉइड करने के लिए हम यहाँ यूज करने वाले हैं इफ फंक्शन। इफ फंक्शन हमेशा इक्वल्स टू इफ, हर फंक्शन इक्वल टू से स्टार्ट होता है एंड देन हम उस फॉर्मूले का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं। अब आप देख पा रहे हैं सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है मुझसे, उसका लॉजिक।
तो लॉजिक क्या होता है, लॉजिक बताना चाहूंगी कंडीशन। कंडीशन मेरी क्या है कि मुझे स्टॉक वाले सेल में लेस देन 20,000 मिल जाए, तो मुझे क्या देना है उसे 10%। तो सबसे पहले यहाँ मुझे इस तरह से स्टॉक को चूज करना है कि इस वाले सेल में C2 में मुझे क्या मिले, लेस देन 20,000। आप यहाँ मेरी स्क्रीन पे देख पा रही हैं जो मैंने ऑपरेटर यूज किया है लेस देन का। आप नंबर के लिए लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू 3 ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट की कंडीशन के लिए सिर्फ हम इक्वल टू यूज करते हैं। फिर बोलना चाहूंगी न्यूमेरिकल कंडीशन के लिए हम लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू यूज करते हैं, और टेक्स्ट की कंडीशन के लिए सिर्फ हम इक्वल टू यूज करते हैं। तो चलिए, अभी मेरी नंबर की कंडीशन है, तो यहाँ मैंने लेस देन 20,000 लिखा, कॉमा, कि अगर इस सेल में 20,000 से कम है, इट मीन्स लॉजिक अगर मेरा ये है, तो अगर ये लॉजिक मेरा ट्रू होता है, ट्रू मीन्स कि उसको ये लॉजिक मिलता है, ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो ये लॉजिक उसको मिल रहा है, यहाँ वैल्यू लेस देन 20,000 है, तो मुझे यहाँ आंसर क्या चाहिए, 10%। तो इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिख रही हूँ यहाँ 10% और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ आपको डाउट आया होगा कि 10% इन्वर्टेड कॉमा में क्यों है। देखिए, अगर नंबर होता है तो हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि मैंने 20,000 में यहाँ नहीं लगाया। लेकिन अगर कोई करेक्टर है, अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट, सिंबल्स, करेक्टर के लिए हमें यहाँ क्या लगाना होता है, इन्वर्टेड कॉमा। तो ये परसेंटेज का जो साइन है मेरा एक सिंबल है, तो मुझे यहाँ इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है। देन कॉमा, अगर यह लॉजिक उसको नहीं मिलता है तो वैल्यू इफ फॉल्स में मुझे क्या डाल देना है, अब ये 20%, कि अगर यहाँ 20,000 से कम वैल्यू नहीं है, उसको फॉल्स रिजल्ट मिलता है, तो इन्वर्टेड कॉमा में 20%। एंड ब्रैकेट को हम कर देते हैं गाइस क्लोज, एंटर, एंड ओके। हमने यहाँ पे इसका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं किया है, तो हम पहले वो कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड अब हम एंटर करते हैं। तो आप देखिए मेरी स्क्रीन पे आंसर आ चुका है। तो अब अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो आप देखिए मेरे आंसर्स आ चुके हैं। मैं आपको नेक्स्ट सेल में दिखाऊंगी, उसने नेक्स्ट सेल में क्या लिया है, अब ऑटोमेटिकली मेरा सेल रेफरेंस चेंज कर दिया ड्रैगिंग से। तो C3 में अगर लेस देन 20,000 है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर मैं इतना लॉजिक पूछूं आपसे कि C3 में लेस देन 20,000 है या नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, 20,000 से ज्यादा है, ये वाला लॉजिक तो फॉल्स है, तो वो आंसर आपका फॉल्स वाला दे देगा, जो कि उसने ऐसा किया है। तो गाइस, दिस इज इफ फंक्शन। अब अगर यहाँ मुझे डिस्काउंट प्राइस निकालना है, तो देखिए कितना इजी बन गया है प्राइस पे डिस्काउंट निकालना। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, प्राइस में से मुझे डिस्काउंट माइनस करना है, तो माइनस, ब्रैकेट में प्राइस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ये वाला सेल और एंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं 18 रुपीज आ गया है 10%। और अब मैं ड्रैग कर देती हूँ, तो देखिए मेरे लिए कितना ईजी है ये वाला काम करना। तो आपके लिए ये कुछ सेकंड्स का ही काम रह जाएगा इफ फंक्शन से। हम मैनुअली कितनी चीजें करते थे जो हमारी टाइम कंज्यूमिंग होती थी, तो ये सब फॉर्मूलेज ने हमारा कितना टाइम बचा दिया है। सो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जिसका नाम है VLOOKUP। देखिए, VLOOKUP बहुत लोगों की क्वेरीज होती है, जॉब पे जाते हैं तो इंटरव्यू के टाइम पे सेम यही क्वेश्चन, VLOOKUP क्या है, कैसे यूज़ होता है, इसके किस किस तरीके से और तरीके से हम VLOOKUP को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मैं बताना चाहूँगी, देखिए VLOOKUP के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे तरीके से लग सकता है, और कंपनीज में तो VLOOKUP की बहुत ही डिमांड है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय VLOOKUP। VLOOKUP मीन्स वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप मीन्स कि अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरे पास एक डेटा है जिसमें मेरे पास एक छोटी सी टेबल है जो कि वर्टिकल टेबल है, मीन्स ये वर्टिकल रो वाइज टेबल है। तो अब मुझे इसमें से यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं आईडी के बेस पे। लाइक 103 आईडी है, तो उसका प्रोडक्ट नेम क्या है, माउस। तो अब आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको बोला जाए कि सारी आईडीज के अपने अपने प्रोडक्ट के नाम लिख दीजिए, तो आप ये काम गाइस VLOOKUP से कर सकते हैं। बट VLOOKUP लगाने से पहले मैं आपको VLOOKUP की लिमिटेशंस बताना चाहूंगी। लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। फर्स्ट, VLOOKUP हमेशा फर्स्ट कॉलम पे ही काम करता है। मींस जो चीज आपने डेटा में से ढूंढनी है, मुझे क्या ढूंढनी है, किस बेस पे ढूंढनी है, आईडी के बेस पे। तो आईडी मेरा फर्स्ट कॉलम रहना चाहिए मेरी टेबल का। अगर वो मेरी टेबल का फर्स्ट कॉलम नहीं होगा तो वो मेरे को नहीं ढूंढ के देगा, क्योंकि
सेकेंड लिमिटेशन, VLOOKUP फॉरवर्ड काम करता है, बैकवर्ड नहीं। रीजन, लुकअप वैल्यू फर्स्ट कॉलम है तो वो ऐसे ही ढूंढेगा, मीन्स आईडी के बेस पे आपको ब्रांड और प्रोडक्ट तो दे देगा, लेकिन अगर आईडी हमारा पीछे कुछ डेटा होता तो वो हमें आंसर नहीं करेगा। थर्ड लिमिटेशन, डुप्लीकेट वैल्यूज पे काम नहीं करेगा, मीन्स कि अगर यहाँ पे मेरी आईडीज यूनिक है, अगर डुप्लीकेट होती तो मेरे को वो फाइंड आउट नहीं करके देता। इट मीन्स कि अगर मैं 103 यहाँ भी लिख दूं इस तरीके से, तो अब 103 माउस भी है, 103 कीबोर्ड भी है, तो अब बताइए 103 पे वो क्या फाइंड आउट करके देगा। तो इट मीन्स VLOOKUP डुप्लीकेट वैल्यू पे काम नहीं करेगा। तो तीनों लिमिटेशंस मैं दोबारा बताती हूँ गाइस आपको। तो तीनों लिमिटेशंस क्या रहेंगी? फर्स्ट, कि डुप्लीकेट डेटा पे काम नहीं करेगा। सेकेंड, वो मेरे फर्स्ट कॉलम को ही फाइंड आउट करके देगा। थर्ड, बैकवर्ड आंसर नहीं देगा, फॉरवर्ड कॉलम के ही आंसर्स देता है। तो चलिए अब लगाते हैं VLOOKUP। कैसे? इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट, हमने यहाँ चूज किया लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब किसका आंसर फाइंड आउट करना है हमें? 103 का, तो आप ये चूज कर लीजिए। कॉमा, नेक्स्ट वो मुझसे पूछ रहा है गाइस टेबल एरे। देखिए यहाँ पे टेबल एरे पूछ रहा है सिंटेक्स में, तो टेबल एरे में आपको पूरी टेबल चूज कर देनी है कि इस टेबल में से मुझे ये वाला आईडी फाइंड आउट करना है। मैं फिर रिपीट करूंगी, लुकअप वैल्यू मीन्स आपका सेल जिसे आपको ढूंढना है। टेबल एरे मीन्स किस टेबल में से ढूंढना है, वो मुझे इस वाली टेबल में से ढूंढना है। अब देखिए आप जो नीचे ड्रैग करेंगे फॉर्मूला, सारे आईडीज का जो हमें निकालना है उसमें हमें सेम टेबल का ही यूज करना है। तो हम क्या करेंगे गाइस, इस टेबल को कर देंगे फ्रीज। फ्रीज करने से हमारी ये टेबल ड्रैग नहीं होगी और सभी फॉर्मूले में जो हम नीचे ड्रैग करेंगे ना उसमें सेम टेबल आएगी। तो फ्रीज हम कर देते हैं F4 प्रेस करके और कॉमा लगा देते हैं। एंड फिर मुझसे पूछ रहा है गाइस कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर है मेरा 3 क्यों है वो बताती हूँ। हमने जो टेबल चूज किया उसमें टोटल कितने कॉलम है? 3। और प्रोडक्ट मेरा कौन सा नंबर का कॉलम है? 3rd नंबर का। ब्रांड 2nd और आईडी इज माई फर्स्ट। तो मुझे क्या ढूंढना है इस समय? प्रोडक्ट। तो मुझे यहाँ लिख देना है कि भाई मुझे 3rd कॉलम का आंसर दे दे। तो 103 पे जो भी होगा ना वो उसका आंसर वहां प्लेस कर देगा। कॉमा, अब वो पूछ रहा है आपसे एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट। तो मुझे यहाँ पे कौन सा चूज करना है? एग्जैक्ट मैच। फाइंड करने के लिए डेटा में से हमेशा आपको एग्जैक्ट मैच लेना है, मींस एकदम सेम टू सेम रिजल्ट दे। एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ 0 भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं और अब देखिए मैं ड्रैग करती हूँ तो मेरा आंसर मुझे मिल गया। तो दिस इज द वे टू पुट द VLOOKUP। सो अब देखिए यहाँ पे मेरे को सारे आंसर्स मिल चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो वो है HLOOKUP। देखिए VLOOKUP और HLOOKUP में एक ही डिफरेंस है, वर्टिकल टेबल और हॉरिजॉन्टल टेबल। वर्टिकल मिलेगी तो आपको V पुट करना है, हॉरिजॉन्टल मिलेगी तो HLOOKUP पुट करना है। तो अब अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे आंसर्स ऑलरेडी निकले हुए हैं, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं ताकि हम निकालेंगे। तो अब आप देखिए मेरी टेबल क्या है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल। कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ कॉलम नंबर और रो नंबर का फर्क रहता है। वहां वो आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता है सिंटेक्स में और HLOOKUP में वो आपसे पूछेगा रो इंडेक्स नंबर। तो चलिए हम लगाते हैं HLOOKUP ब्रैकेट। अगेन HLOOKUP की भी सेम ही लिमिटेशंस रहती हैं। तो HLOOKUP में सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है वो लुकअप वैल्यू। तो गाइस लुकअप वैल्यू मेरी ये वाला सेल, मुझे यही ढूंढना है। कॉमा, वो पूछ रहा है टेबल, तो टेबल में हम इसी टेबल को चूज कर लेते हैं और इसे हम फ्रीज कर देते हैं क्योंकि हमें सब आईडीज के लिए यही टेबल चाहिए। कॉमा, अब देखिए यहाँ पे बस ये चीज चेंज की है उसने। 3rd प्लेस पे वो मुझसे पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर मेरा कौन सा होगा आपकी बार? अगेन 3rd, क्योंकि मेरी रो तो 3rd ही है ना। तो हम लिख देते हैं 3rd, 0। एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें क्योंकि। ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर। अब हम इसे ड्रैग कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरा सारा का सारा आंसर आ गया है। तो बस मैं यही कहूंगी VLOOKUP HLOOKUP में दोनों में ज्यादा खास फर्क नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल टेबल और वर्टिकल टेबल का फर्क होता है। तो होप आपको इतना पार्ट समझ आया होगा। एंड लास्ट एक चीज मैं आपसे और शेयर करने वाली हूँ, दैट इज एरे फंक्शन। चलिए एरे फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे एरे। देखिए एरे बहुत तरीके से हम अप्लाई करते हैं, तो आज मैं आपके सामने बहुत सिंपल सा ही तरीका बताने वाली हूँ। तो उस सिंपल से तरीके में क्या होता है, एरे क्या करता है, आपको
सभी कॉलम्स का इकट्ठा ही रेंज का माइनस प्लस अगर हमें करना है तो हम एरे के थ्रू आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप छोटे से मेरे इस डेटा में देखिए, पहले मैं विदाउट एरे निकालूंगी और फिर विद एरे निकालूंगी, सेम आंसर। तो स्टूडेंट्स हैं, टेस्ट ए का रिजल्ट है, टेस्ट बी का रिजल्ट है, मुझे प्रोग्रेस निकालनी है। तो प्रोग्रेस के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू टेस्ट बी में से माइनस कर दिया मैंने टेस्ट ए का रिजल्ट, मेरी प्रोग्रेस आ जाएगी, एंटर एंड ड्रैग कर दिया। सो मेरे पास यहाँ पे प्रोग्रेस है। अब मुझे यहाँ पे देखनी है भाई इन स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम प्रोग्रेस किसने किया। तो गाइज आप यूज करेंगे यहाँ मैक्स का फॉर्मूला और अब आप यहाँ लगाएंगे ये रेंज, क्योंकि मैक्सिमम प्रोग्रेस निकालनी है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो आपको मैक्सिमम प्रोग्रेस निकालने के लिए सबसे पहले प्रोग्रेस निकालना पड़ा और फिर मैक्स का फंक्शन लगाना पड़ा। तो अब देखिए मैं ये एरे के साथ करूंगी सेम चीज, जिसमें मुझे ये प्रोग्रेस वाला पार्ट निकालना ही नहीं पड़ेगा। कैसे, इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, टेस्ट बी पूरा चूज किया, माइनस कर दूंगी टेस्ट ए में से। तो यहाँ पे क्या करेगा, पूरी फुल रेंज को और पूरी दोनों हमारी टेस्ट बी की पूरी रेंज को और टेस्ट ए की पूरी रेंज को ऑटोमेटिकली वो एक एक करके माइनस कर देगा और मुझे आंसर दे देगा मैक्स का। तो एरे का काम क्या है, एक एरे को, एक रेंज को पूरा उठाता है और दूसरी रेंज को भी, और आपस में जो मुझे उसमें ऑपरेटर लगाना है, लाइक मुझे प्लस करना है, जो भी फंक्शन यूज करना है वो मैं कर सकती हूँ। ब्रैकेट क्लोज किया और अब अगर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ एंटर, तो वो मुझे आंसर नहीं देगा गाइस। तो एरे जब भी यूज करेंगे मींस एक रेंज को दूसरी रेंज से आप कुछ भी फंक्शन करा रहे हैं तो आपको वहां यूज करना होता है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आई रिपीट, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यहाँ मैं क्या प्रेस करूंगी, अगेन यहाँ पे मैं क्या प्रेस कर दूंगी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखिए सेम आंसर उसने मुझे दे दिया। और अगर यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया होता तो देखिए वो मुझे क्या दे रहा है, 19, जो कि रॉन्ग है आंसर। तो एरे के लिए आपको शॉर्टकट की जो है वो बिल्कुल करेक्ट यूज करनी है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखिए यहाँ मुझे कुछ भी नहीं निकालना पड़ा, उसने सिर्फ मुझे आंसर दे दिया। तो दिस इज द यूज ऑफ एरे फंक्शन। देखिए एरे के बहुत सारे और अमेजिंग यूज हैं जिसका आप सेकंड्स में ही बड़े डेटा पे यूज करके आंसर्स निकाल सकते हैं। इवन वी लुकअप के साथ भी एरे निकालने पे हमें बहुत कुछ यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए मेरी वीडियोस में, मुझे लाइक कीजिए, आप मेरे को कमेंट कीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आप मेरी मेल आईडी पे मुझे पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से आपको 24 आवर्स का रिप्लाई गारंटीड रहेगा। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। उसमें बहुत सारी न्यू अमेजिंग लॉन्चेस और मेरी न्यू अनाउंसमेंट वहां आपको मिल जाएगी, डे टू डे अपडेट भी मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।